हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में। तो इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था स्कल्पचर के बारे में, कुछ सिंबल्स के बारे में, ये सारी चीज़ें देखी थी जो कि सांची स्तूप में डेकोरेशन के तौर पे यूज़ की गई थी। अब कुछ पॉपुलर ट्रेडिशन के बारे में देखते हैं। तो हमने देखा कि जब सांची के स्तूप को हम देखते हैं तो हम ये एनालाइज कर रहे थे कि उस पर जो अलग अलग चीज़ें उसके गेटवे पे बनी हुई है या वहाँ पर जो कार्विंग्स की गई है उसमें क्या क्या डेकोरेट किया गया है, क्या क्या बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ से सीन डाले गए हैं। तो उसमें हमने एक बहुत अलग बात देखी। हमने देखा कि वहाँ पर जितने भी इमेजेस थे या जितनी भी कार्विंग्स थी वो सब बुद्धिज़्म से रिलेट नहीं कर रही थी। मतलब कि ऐसी भी कुछ इमेजेस थी, ऐसे भी कुछ फोटो थे, ऐसे भी कुछ स्कल्पचर थे जो कि बुद्धिज़्म से बहुत अलग थे। उनका कोई बुद्धिज़्म से लेना देना नहीं लग रहा था। जैसे एक की यहाँ पे हम बात करते हैं जहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, एक वुमेन को दिखाया हुआ है। वो वुमेन क्या कर रही है, उसने ट्री को पकड़ा हुआ है और वहाँ से ऐसे झूल रही है एक तरीके से और दिखाया जा रहा है उसे। अब इससे बुद्धिज़्म का क्या लेना देना? ऐसा तो इसका कोई त्याग से, तपस्या से, इससे तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इसको डेकोरेशन के तौर पे यूज़ किया गया है। तो हमने जब अदर ट्रेडिशन को पढ़ा तो हमने देखा कि संस्कृत में उस औरत का जिक्र है और संस्कृत में उस औरत को क्या कहा गया है, शलभंजिका कहा गया है। वो औरत जो है एक ऐसी औरत है जिसके छूने से क्या होता है, पेड़ों पर फल आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं। मतलब कि उसके टच को अच्छा माना गया है, एक तरीके से गुड लक कह सकते हैं। उस तौर पे उस औरत को दिखाया गया है कि वो औरत किसी भी चीज़ को छुएगी, स्पेशली पेड़ को छुएगी तो उस पर फल फूल आ जाएंगे। तो उसका बुद्धिस्ट से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अदर ट्रेडिशन से है। इसे डेकोरेशन के तौर पे यूज़ किया गया है, इसे सिंबल के तौर पे एक ऑस्पिशियस सिंबल है ये। और ये प्री बुद्धिस्ट या नॉन बुद्धिस्ट बिलीफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मान लो कुछ लोग जो कि बुद्धिज्म में आए, हो सकता है उससे पहले वो हिंदू हो या और कोई ट्रेडिशन को मानते हो जहाँ पर भी शलभंजिका का जिक्र हो, तो वो क्या है, रिलेट कर सकते हैं अपने पुराने बिलीफ से, अपने प्री बुद्धिस्ट बिलीफ से या फिर नॉन बुद्धिस्ट बिलीफ से। इसीलिए शायद उन्हीं लोगों ने इस चीज़ों को, इस स्कल्पचर को बनवाया हो डेकोरेशन के टाइम पर। ऐसे सिर्फ ये फोटो ही नहीं बल्कि बहुत सारे हमें वहाँ पर मोटिव्स देखने को मिलते हैं जो कि इस ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा अलग थे, जो कि प्री बुद्धिस्ट या फिर नॉन बुद्धिस्ट बिलीफ से जुड़े हुए थे। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, इमेजेस बहुत टाइप की देखने को मिली, स्पेशली एनिमल्स की तो बहुत इमेजेस देखने को मिली, जैसे एलिफेंट, हॉर्सेस, मंकीज़, इनके जो बहुत ज़्यादा इनके इमेजेस जो है हमको देखने को मिले, जगह जगह पे इनको यूज़ किया गया था। वैसे एनिमल से रिलेटेड स्टोरी तो जातक कथाओं में बहुत है, बहुत ज़्यादा। आपने जातक कथाओं में देखा होगा कि एनिमल स्टोरीज भी है जो कि बुद्धिस्ट का ही एक लिखा हुआ टेक्स्ट है। लेकिन ये इनकी इमेजेस इतने थे क्यों, क्यों एनिमल्स पे इतना फोकस किया जा रहा था? तो माना जा रहा था कि इन एनिमल्स के थ्रू ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को दिखाया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है हाथी का, कि एलिफेंट जो है उसको किसका सिंबल दिखाया जा रहा है, स्ट्रेंथ का, ताकत का, विजडम का सिंबल दिखाया जा रहा है। तो मतलब है तो एनिमल, लेकिन उसमें क्या दिखाया जा रहा है, स्ट्रेंथ दिखाई जा रही है। एक तरीके से ह्यूमन वाली चीज़ें जो है, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिखाए जा रहे हैं। और ऐसे ही हम एक तीसरी तस्वीर की बात करते हैं जिसमें क्या है, एक औरत होती है, उस औरत के आसपास में लोटस है, एलिफेंट है और उस पर ना वाटर छिड़का जा रहा है, यानी कि उसका अभिषेक किया जा रहा है, एक तरीके से ऐसा दिखाया जा रहा है। अब कुछ लोग मानते हैं कि ये माया है। माया कौन? बुद्धा की मदर है। और कुछ लोग मानते हैं कि ये गजा लक्ष्मी है। गजा लक्ष्मी गॉडेस के रूप में देखते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले बुद्धिज्म में नहीं थे, पहले बुद्धिस्ट नहीं थे, बाद में बुद्धिस्ट बने। तो पहले वो किसी और ट्रेडिशन में थे, बाद में बुद्धिस्ट बने, तो वो इसको क्या, माया और गजा लक्ष्मी दोनों के तौर पर देखते हैं। लेकिन इसको लेकर कन्फ्यूज़न है। कोई कहता है कि वो माया है, बुद्धा की मदर, और कोई कहता है कि वो गजा लक्ष्मी है, क्योंकि उनको वहाँ पे आसपास क्या दिखाए गए हैं, एलिफेंट दिखाए गए हैं, लोटसेस दिखाए गए हैं।
और वहीं पर हमने देखा एक और फोटो है, किसकी, सरपेंट की है, सांप की है, जो कि सेवरल पिलर्स पे हमको देखने को मिली है। बहुत सारे पिलर्स पे हमें सरपेंट की फ़ोटो देखने को मिली है। अब वो भी इसी ट्रेडिशन से हमारे जुड़ी हुई है, जो कि बुद्धिज़्म से नहीं जुड़ी लेकिन हमारे अदर ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है। और यहाँ पे बताया हुआ है कि आर्ट हिस्टोरियन जेम्स ने क्या कहा था, इनको लगा, जब इन्होंने पहले ये सारी तस्वीर देखी सरपेंट की, ट्रीज़ की, तो इनको लगा कि सांची जो है वो सेंटर होता होगा ट्री का और सरपेंट वर्शिप का, इसीलिए इतने सारे जो इनके पास पिलर्स है उस पे सरपेंट की और ट्रीज़ की फ़ोटो बनी हुई है। तो हो सकता है ये सेंटर हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उनको बुद्धिज़्म के बारे में उतना पता नहीं था, उनके पास उतने टेक्स्ट उन्होंने ट्रांसलेट नहीं किए थे, काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कवर नहीं किया था, तो उस टाइम पे वो जानते नहीं थे कि सांची स्तूप क्या है या फिर इस पर चीज़ें क्यों बनी गई हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। इसी फोटो की बात मैं कर रही थी, यही है शलभंजिका। आप देख सकते हो ये औरत है और ये इन्होंने यहाँ से ट्री को ऐसे पकड़कर ये झूल रही हैं। यही जो है फोटो काफ़ी बारी आपसे एग्ज़ाम में भी पूछ ली जाती है एमसीक्यूज़ में, और आपको पता भी होना चाहिए कि किस फोटो की बात हो रही है। यही है शलभंजिका जिसके बारे में हमें स्टार्टिंग में बताया है। एलिफेंट की फ़ोटो ये है और यहाँ पर एलिफेंट को किस रूप में दिखाया है, सिंबल के तौर में दिखाया है स्ट्रेंथ और विजडम का। ये सरपेंट की फ़ोटो है जो कि सांची के बहुत सारे पिलर्स पर देखने को मिली है। और ये गजलक्ष्मी की फ़ोटो है, कुछ मानते हैं कि गजलक्ष्मी की है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एलिफेंट है, और कुछ मानते हैं कि ये गजलक्ष्मी की नहीं, ये तो बुद्धा की मदर माया की है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि दोनों को ही दिखाया जा रहा है इस तस्वीर के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन, द डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज्म। तो हमने देखा कि बाय द फर्स्ट सेंचुरी से हमने देखा कि बुद्धिस्ट आइडियाज़ में और उनके प्रैक्टिसेस में चेंजेस आने लगे थे। क्या चेंजेस आने लगे थे, देखो अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स थी ना, वो कहती थी कि सेल्फ एफर्ट पे ज़्यादा उनका स्ट्रेस था। वो कहते थे कि सेल्फ एफर्ट रखो, यानी कि आपको अगर निभाना चाहिए, आपको अगर ये साइकिल ऑफ बर्थ रिबर्थ से छुटकारा चाहिए, आपको भी एनलाइटमेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको सेल्फ एफर्ट करने पड़ेंगे। कोई और आपके लिए मेहनत नहीं करेगा। आपको खुद को अगर एनलाइटन करना है तो खुद के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, सेल्फ एफर्ट लगाना पड़ेगा, और उसी तरीके से आप क्या कर पाओगे, एनलाइटमेंट को अटेन कर पाओगे, निबाना को अचीव कर पाओगे। बुद्धा ने भी ऐसे ही किया। बुद्धा को भी एक ऐसे ही इंसान के तौर पे देखा जाता था जिसने सेल्फ एफर्ट किए और खुद क्या है, एनलाइटमेंट पहले अचीव किया और उसके बाद में निबाना भी अचीव किया, तो उन्हें ऐसा ही देखा जाता था। लेकिन लेटर टीचिंग्स में क्या हो गया, लेटर टीचिंग्स में ना सेवियर वाला एक कंसेप्ट उभर के आया, जहाँ पे हमने देखा कि बोधिसत्ता की भी बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी। अब ये बोधिसत्ता क्या थे, तो ये बोधिसत्ता वो लोग थे कि ये लोग एक ऐसे लोग होते थे, एक ऐसे दया भावना वाले ह्यूमन लोग होते थे जो क्या करते थे कि उनको वो एनलाइटमेंट तो उनको मिल जाती थी, वो निबाना अचीव करने के लिए अपनी चीज़ों को, एफर्ट्स को यूज़ नहीं करते थे कि हम इस निबाना अचीव कर ले, इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं, मोक्ष प्राप्त कर ले। उनका ऐसा मानना नहीं था, बल्कि वो अपनी पावर से क्या था, अपने एफर्ट से दूसरों की हेल्प करते थे। तो वो क्या है, दूसरों की हेल्प करने का एक यहाँ पे कंसेप्ट उभर के आया था बोधिसत्ता का, कि उनको एनलाइटमेंट मिल गई, उनको जो है एक तरीके से वो एक स्टेज पे आ गए, एक परफेक्ट स्टेज पर आ गए। अब वो क्या कर रहे हैं, निबाना अटेन नहीं कर रहे, बल्कि लोगों की हेल्प कर रहे हैं, अपने पावर के थ्रू लोगों की हेल्प कर रहे हैं। दूसरा क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि अब लोग जो है वर्शिप करने लगे थे बुद्धिज्म में भी। पहले क्या था, बुद्धा को एक ऐसा इंसान मानते थे जिसको एनलाइटमेंट मिली, निबाना अटेन कर लिया। लेकिन बाद में क्या देखा, बाद में देखा कि बुद्धा हो, बोधिसत्ता हो, इनकी एक तरीके से पूजा होनी शुरू हो गई, इनको बहुत अलग माना जाने लगा, एक तरीके से भगवान के रूप में माना जाने लगा। स्टार्टिंग में इनको भगवान नहीं मानते थे, हाँ ये मानते थे कि वो एक ऐसे इंसान है जिन्हें एनलाइटमेंट मिला है, लेकिन बाद में तो इनकी वर्शिप करना ही शुरू हो गया था।
और ये लोग जो इस लेटर टीचिंग्स को फॉलो कर रहे थे, इस सेवियर वाले कंसेप्ट के साथ अग्री कर रहे थे, ये लोग क्या कहते थे कि हम लोग महायाना हैं, यानी हमें जो है महायाना कहा जाता है, ग्रेट व्हीकल। और ये अर्ली टीचिंग्स के चीज़ों को फॉलो करने वाले लोगों को क्या कहते थे, उन्हें कहते थे हीनायाना, लेसर व्हीकल। वैसे ये जो ओल्डर ट्रेडिशन के लोग थे ये खुद को लेसर व्हीकल नहीं बताते थे या हीनायाना नहीं बताते थे। जब इनसे पूछा जाता था कि आप कौन हो, तो ये कहते थे हम थेरावदिन्स हैं, यानी ओल्ड रिस्पेक्टेड टीचर्स, अर्ली टीचिंग्स को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम पुराने टीचर्स, उनको थेरा बोला जाता था, उनके बताए हुई चीज़ों को फॉलो करने वाले लोग हैं, इसलिए हम थेरावदिन्स हैं। तो वो खुद को हीनायाना नहीं बताते थे, वो खुद को थेरावदिन्स बताते थे। अब देखते हैं द ग्रोथ ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म। अब ये जो सेवियर का जो नोशन था जो हमने देखा बुद्धिज्म में, वो ऐसा कोई नया बुद्धिज्म में ही नहीं आया था, बल्कि अदर ट्रेडिशन में भी देखने को मिलता है और हमें अपने पुराने हिंदुइज्म में, पुराने ट्रेडिशन में भी देखने को मिलता है। आपने सुना ही होगा सेवियर के बारे में, आपने ये तो सुना होगा कि वैष्णविज्म क्या है या शिविज्म क्या है। वैष्णविज्म में क्या होता है कि एक मुख्य प्रिंसिपल डीटी को ही उनकी वर्शिप की जाती है। जैसे वैष्णविज्म में विष्णु जी को बहुत ज़्यादा माना जाता है, वही मुख्य प्रिंसिपल डीटी तो वही है जिनकी पूजा ज़्यादा की जाती है। ऐसे ही शैविज्म में शिव जी की पूजा मुख्य तौर पे की जाती है। अब क्या होता है, ये माना जाता है कि विष्णु जी के ना 10 अवतार हुए। कहाँ पर? इस दुनिया में 10 अवतार हुए, अलग अलग रूप लिए उन्होंने। और क्यों लिए? इस धरती को बचाने के लिए। इस माना जाता है कि इस धरती पर जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब बुराइयां बढ़ती हैं, लोग तंग होते हैं, नॉर्मल लोगों को दिक्कत आती है, तब क्या होता है, भगवान खुद आते हैं, अलग अलग रूप लेते हैं और लोगों को बचाते हैं। तो ये सेवियर का नोशन तो हमको अपने ट्रेडिशन में भी देखने को मिलता है और हमारा ट्रेडिशन हमें उसमें काफ़ी जगह ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो अधर्म को हटाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। तो आपने ये सुना होगा। तो ये सेवियर का नोशन हमें अपने पुराने ट्रेडिशन में देखने को मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें उनके अलग अलग 10 अवतार हैं। हो सकता है पूरे इंडिया में कोई पार्ट में कोई अवतार की ज़्यादा पूजा की जा रही है और किसी और पार्ट में किसी की और की जा रही हो, पर उन सारे अवतार को जब आपने एक गॉड के साथ में जोड़ दिया तो क्या होता है, और ज़्यादा यूनिफाइड कल्चर बन जाता है। अब किसी रीजन में कृष्ण जी को ज़्यादा माना जाता होगा, किसी रीजन में राम जी को ज़्यादा माना जाता होगा, किसी और में विष्णु जी के कोई और अवतार को ज़्यादा माना जाता होगा। लेकिन जब हमने सारे ही अवतार को विष्णु जी से जोड़ा है तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो कल्चर है, वो जो रिलीजन है, वो बहुत ज़्यादा यूनिफाइड हो गया है, बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेंथ मिल गई है, क्योंकि कहीं भी हो मान तो सब विष्णु जी को ही रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्हें जो है एक चीज़ के थ्रू ही दिखाया जाता था, जैसे वो ह्यूमन फॉर्म में तो ह्यूमन फॉर्म में ही दिखाया जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्हें अलग अलग फॉर्म्स में भी दिखाया जाता था। जैसे आपको बताया जा रहा है कि शिव जी हैं तो उनको लिंग के रूप में भी दिखाया जाता है, उसकी भी पूजा करते हैं, उस पर भी आप जल चढ़ाते हैं, और वो ह्यूमन फॉर्म में भी दिखाया जा रहा है उनको। और जब उनको दिखाया जाता था, चाहे कोई भी गॉड हो, गॉडेस हो, तो क्या करते थे हिस्टोरियंस, ये भी देखना चाहते थे कि वो उनके हाथ में जो अलग अलग वेपन्स रखे हैं, अलग अलग वेपन्स उनके हाथ में दिखाए गए हैं, और वो जिस तरीके से बैठे हुए हैं, वो सारी चीज़ को एनालाइज करते थे, उसको पढ़ते थे, उसको समझते थे कि कैसे क्या दिखाया जा रहा है। देखो, ऐसे ही किसी के सामने तस्वीर रख देंगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया कि पहले पुराने ट्रेडिशन से जुड़े हुई हर चीज़ को पढ़ा। ब्राह्मण ने जो जो टेक्स्ट लिखी हुई थी उन सारे टेक्स्ट को पढ़ा, और उसको पढ़ने के बाद वो इन चीज़ों से क्या है, रिलेट कर पाते हैं कि अच्छा ये किस चीज़ के बारे में है, क्या बताया हुआ है। जैसे बहुत सारे टेक्स्ट पढ़ने के बाद जो ब्राह्मण्स ने लिखे हैं तो हिस्टोरियंस को समझ में आया कि वासुदेव कृष्ण जो है वो कहीं ना कहीं मथुरा रीजन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे जो है ये सारी चीज़ उन्होंने महाभारत या ऐसे टेक्स्ट पढ़े जो है, उनसे उन्हें ये चीज़ें समझ में आती हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब स्तूप बन रहे थे तो सिर्फ स्तूप ही बन रहे थे और कोई मॉन्यूमेंट या बिल्डिंग नहीं बन रही थी। उस टाइम पर भी बिल्डिंग बन रहे थे, उस टाइम पे अलग अलग टेम्पल्स बन रहे थे। देखो, स्टार्टिंग में टेम्पल्स कैसे होते थे, स्टार्टिंग में टेम्पल्स ऐसे होते थे कि एक स्मॉल स्क्वायर रूम है, एक छोटा सा स्क्वायर रूम है, और क्या है, वहाँ पे गर्भगृह है, वहीं पे एक जैसे रूम है
उसमें एक गेट लगा दिया है, अंदर में भगवान की मूर्ति रखी हुई है, उसी गेट से लोग आते हैं अंदर, भगवान की पूजा करते हैं, उसी गेट से जाते हैं। बस यही मंदिर था। ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पर जो है शिखर बना दिए जाते थे, लेकिन बाद में क्या देखा कि शिखर जो है बहुत कॉमन चीज़ हो गई। बहुत जगह मतलब कि शिखर बनाना शुरू कर दिया। शिखर क्या है कि जो मंदिर है उसके ऊपरी हिस्से में बड़ा बड़ा जो है शिखर बना देते थे, कुछ इस टाइप से। तो वो क्या है, शिखर बनाना शुरू हो गए और मंदिर को स्कल्पचर से डेकोरेट करना भी शुरू हो गया था। और इसके क्या यूनिक फीचर्स देखे हमने बाद में हमने देखा कि मंदिर जो बनाए जा रहे थे वो बड़े बड़े कई बारी रॉक से बनाए जाते थे, आर्टिफिशियल केव से बनाए जाते थे। इसका तो एविडेंस भी देखने को मिलता है 3rd सेंचुरी BCE से। और ये किसके कहने पे बनाए जाते थे, अशोका के ऑर्डर पे बनाए जाते थे कि रिनाउंसर्स जो आजीविका सेक्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए अशोका ने बनवाए थे। तो अर्ली टेम्पल्स कैसे थे, एक छोटा सा स्मॉल रूम है, लेकिन लेटर टेम्पल्स कैसे हो गए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें उसमें आ गई, यानी कि शिखर भी बनाए जा रहे हैं, उसको डेकोरेट किया जा रहा है स्कल्पचर से, वहाँ पे बड़े बड़े वॉल्स बनाए जा रहे हैं। और क्या किया जा रहा है, बड़े बड़े वहाँ पर हॉल्स भी हैं, बड़े बड़े वॉल्स भी हैं, वहाँ पे वाटर की पूरी सप्लाई को देखा जा रहा है, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई जाती है। तो बाद में जो स्ट्रक्चर था मंदिर का वो और ज़्यादा इलेबोरेट हो गया और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया पहले के मुकाबले में। आप ये फोटो तो देख ही पा रहे होंगे, ये फोटो जो है वो कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा की है। ये महाराष्ट्र में एक मंदिर है, उसी की ये फोटो है। और आपको ये देख सुनकर बहुत अजीब लगेगा कि ये जो पूरी का पूरा ये जो मंदिर है वो सिर्फ एक रॉक से ही, उसी में कार्विंग कर कर, उसी में जो है कुछ मॉडिफिकेशन करके ये एक पूरा मंदिर एक ही रॉक से बना दिया गया है। तो ऐसे ऐसे कलाकारी भी हमको देखने को मिले हैं कि कैसे कैसे मंदिर बनाए जाते थे, सिर्फ एक रॉक से या आर्टिफिशियल केव से पूरा पूरा मंदिर बना दिया जाता था। तो हमने क्या देखा, हमने बुद्धिज्म के बारे में भी देखा, थोड़ा बहुत पुराने ट्रेडिशन के बारे में भी देखा, जितने आर्किटेक्चर थे, स्कल्पचर थे, पेंटिंग थे, टेक्स्ट थे, उन सब के थ्रू हमने इसे पता लगाने की कोशिश की। अब हमने देखा कि ये सारी चीज़ें पता कौन लगा रहा था। तो देख रहे थे हम कि 19th सेंचुरी यूरोपियन स्कॉलर्स ने जो है इन सारी चीज़ों को पता लगाने की कोशिश की। जब स्टार्टिंग में वो हमारे इन मूर्तियों को देखते थे ना, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि अब रैंडमली उनके सामने तस्वीर है, उन्होंने कुछ टेक्स्ट भी नहीं पढ़ा, वो हमारे कल्चर से, रिलीजन से फैमिलियर भी नहीं है। तो जब रैंडमली उनके सामने किसी भी भगवान की, किसी भी देवी देवता की जब तस्वीर आती थी तो उनको समझ ही नहीं आता था कि ये तस्वीर क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कई बारी उनके हाथ में अलग अलग टाइप के वेपन देखकर जो देखते थे तो ये लोगों को बहुत अजीब भी लगता था कि ऐसा क्यों है और किस लिए है। तो क्या था, ये लोग बहुत ज़्यादा अनफैमिलियर थे। और हर बारी हिस्टोरियंस एक ही तरीका अपनाते हैं अनफैमिलियर को समझने का, फैमिलियर से अनफैमिलियर की तरफ जाना। अब वो यूरोपियंस थे, उनको एंशियंट ग्रीस के बारे में पता था, उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के बारे में पता था। तो उस जब कल्चर के बारे में, उसके स्कल्पचर के बारे में जानते थे, तो उन्होंने क्या किया, एंशियंट ग्रीस की चीज़ों को, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स थे या हमारे जो अलग अलग टाइप की मूर्तियाँ थी, उनसे कंपेयर करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि जब ग्रीक आर्टिस्ट जो थे उनके स्कल्पचर को ये लोग क्या बताते थे कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यूरोपियंस थे तो वो क्या कहते थे, ये तो बहुत अच्छा है। और जब वो इंडिया की चीज़ों को देखते थे, इंडिया की मूर्ति को देखते थे, तो बहुत उसे इन्फीरियर दिखाते थे ग्रीक के जो मूर्ति थे उसके सामने। लेकिन जब इनको बोधिसत्ता या फिर बुद्धा के मूर्ति देखने को मिले, जो कि और भगवानों के मूर्ति से बहुत ज़्यादा अलग थे, तो ये उनको ज़्यादातर तक्षशिला या पेशावर जैसी जगह मिले, जहाँ पर इंडो ग्रीक रूलर्स जो है वो उनका राज्य था 2nd सेंचुरी BCE में। तो वहाँ पे जब ये सारी चीज़ें देखने को मिली उन्हें, तो उन्होंने कंपेयर किया, तो इनको लगा कि ये तो बहुत अच्छी मूर्ति है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एंशियंट ग्रीस की जो मूर्ति थी उससे थोड़ा बहुत मैच करती थी। तो उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छी मूर्ति है, ये तो बेस्ट एग्जाम्पल ही है अर्ली इंडियन आर्ट का। क्यों? क्योंकि उनको ये क्या था, ये मूर्ति कहीं ना कहीं मैच हो रही थी जो ग्रीस में जैसे मूर्तियाँ बनाई जाती होंगी उससे। बल्कि अदर जो भगवान की या देवी देवता की मूर्ति थी वो थोड़ी सी अलग थी देखने में, इसीलिए वो उनको समझ में नहीं आती थी। तो हिस्टोरियंस ने सिंपल एक ही तरीका अपनाया, फैमिलियर से अनफैमिलियर की तरफ जाने का, और ऐसे ही इन्होंने पता लगाया कि चीज़ों का इम्पोर्टेंस क्या है या फिर किस लिए ये चीज़ें यहाँ पर ऐसे दिखाई जा रही है।
अब एक तरीका तो ये भी था कि आपको जिस कल्चर के बारे में पता है उससे जिस कल्चर के बारे में नहीं पता है उसको कंपेयर कर कर चीज़ों का मीनिंग निकालना। लेकिन एक तरीका टेक्स्ट का भी था, मतलब कि आप टेक्स्ट पढ़ो उस चीज़ों से रिलेटेड, जैसे बुद्धिज़्म के बारे में पता लगाना है या पुराने ट्रेडिशन के बारे में पता लगाना है तो उससे रिलेटेड टेक्स्ट पढ़ो और फिर उस इमेज को देखो कि उस इमेज से रिलेटेड कुछ लिखा है तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि उस इमेज की इम्पोर्टेंस क्या है या किसके बारे में है। लेकिन क्या हर बारी जो इमेज में जो चीज़ें दिखाई है और टेक्स्ट में जो चीज़ें लिखी गई है वो सेम होती है? ये उसको समझने में ना बहुत दिक्कत आती है, कई बारी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। कैसे? देखो, आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक जगह है, एक रॉक सरफेस है, कहाँ पर? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक रॉक सरफेस है, उसके बारे में बताया गया। अब उसको लेकर दो कहानियाँ हैं। कहानियाँ क्या है कि माना जाता है कि वो जो फोटो है उसमें आप देखोगे, अभी मैं दिखाऊंगी, तो उसमें क्या दिखाया हुआ है कि बीच में क्लेफ्ट आया हुआ है दोनों तरफ रॉक से। तो उसमें क्या दिखाया गया है कि शायद गंगा जी जो है वो स्वर्ग से उतर के धरती पर आई थी, इस वजह से वो ऐसा क्लेफ्ट आ गया है बीच में। और वहीं पे कुछ लोग क्या मानते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो अर्जुन ने तपस्या की थी वेपन्स के लिए, इसीलिए यहाँ पर उसके कारण बीच में आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, वहाँ पे गंगा जी का रोल नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि किसकी बात माने, गंगा रिवर वाली बात सही है या अर्जुन वाली बात सही है। ये बोधिसत्ता की फ़ोटो है, आप देख सकते हो यहाँ पे बोधिसत्ता की फ़ोटो दिखाई गई है, यह गांधार से ली गई है और इसी से ज़्यादा रिलेट कर पा रहे थे यूरोपियंस। और ये महाबलीपुरम की फ़ोटो है, यही है रॉक सरफेस। अब आप देख रहे हो कि यहाँ से कैसे जा रहा है, यहाँ से कैसे जा रहा है। तो ये जो बीच में एक क्लेफ्ट आया हुआ है, लोग मानते हैं कि ये गंगा रिवर जब आई थी धरती पर उसके कारण की वजह से है। और काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो अर्जुन ने बैठ के तपस्या की थी उस वजह से है। तो सबके अपने अपने रीज़न है। तो कई बारी जो टेक्स्ट में लिखा होता है और जो हम इमेज में देख रहे हैं, हम उसका सीधा सीधा रिलेशन नहीं देख पाते, क्योंकि यहाँ पे दो दो स्टोरी है, अब किस बात को माना जाए। तो ऐसा कन्फ्यूज़न भी हमें देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, पूरी बुक भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नई बुक स्टार्ट करेंगे, सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा दूसरा चैनल अभ्यास, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ आपको इंग्लिश और हिंदी का फ्री कंटेंट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।